ललन सिंह कुछ बोल रहे हैं, जेडीयू का रिएक्शन इस मामले पर आ रहा है। डीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। अगर समर्थन है और जब रक्षा मंत्री जी ने उनसे ये वादा किया कि हम लोग सब लोग बैठेंगे, वहाँ गृह मंत्री जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा साहब भी थे, सब लोगों की उपस्थिति में हम सब लोग वहाँ थे। हम सब लोगों के उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है? लोकतंत्र में बातचीत से रास्ता निकलता है। तो बातचीत करने की बात उन्होंने कही, जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि अभी इसी समय आप इस शर्त को स्वीकार करिए। तो शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। अब वो क्या करेंगे वो जाने। हम लोगों ने अपनी तरफ से श्री ओम बिरला जी का नामांकन दाखिल कर दिया और सर्वसम्मति से, और हम लोगों ने उनसे भी ये कहा था कि जो आज तक की परंपरा रही है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता है, हम लोग आपसे भी समर्थन मांग रहे हैं। वो इस शर्तों के साथ समर्थन देने के लिए तैयार थे, जिसको हम लोगों ने शर्त को स्वीकार नहीं किया। वो कह रहे हैं आप लोग जो उपाध्यक्ष का पद। आज पंजाब से जो हमारे 3 सांसद चुने गए हैं, संगरूर से मीत हेयर जी और आनंदपुर साहब से मालविंदर कांग जी और होशियारपुर से डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी, उनकी। तो पीयूष गोयल को भी आपने सुना, ललन सिंह ने भी कहा कि शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। और मैं रजनीश के पास जाऊंगी, उनका उस समय आवाज़ नहीं आ रही थी। रजनीश, लेकिन क्योंकि ललन सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही कि राजनाथ सिंह ने सहमति बनाने की कोशिश की थी और डिप्टी स्पीकर का पद तो बाद में आता है, लेकिन फिर भी शर्तें लगाई गई विपक्ष की ओर से, खास करके कांग्रेस की ओर से। कैसे सहमति बनेगी? बिल्कुल, देखिए ये आरोप सत्ता पक्ष की ओर से लगाया जा रहा है कि सशर्त समर्थन वो देना चाह रहे थे और सरकार शर्त के आगे झुकना नहीं चाह रही थी। आज जब स्पीकर के चुनाव की बात आ रही है, स्पीकर के नाम पर सहमति बनाने की बात हो रही है, तो डिप्टी स्पीकर को लेकर शर्त क्यों डाला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आप कह सकते हैं कि सहमति नहीं बन पाई और इसी बात को लेकर जो गतिरोध था वो बना रहा और विपक्ष को अपना उम्मीदवार देना पड़ा। निश्चित तौर पर विपक्ष को ऐसा लग रहा था, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि आज अगर वो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार का समर्थन कर देंगे, कल जब डिप्टी स्पीकर की बात आएगी तो हो सकता है उसमें उनको फिर से बैकफुट पर जाना पड़े और सरकार ही अपनी ओर से किसी नए उम्मीदवार को, एनडीए के किसी लीडर को कैंडिडेट बना दे। तो ऐसी स्थिति में ना स्पीकर उनके पास रहेगा, ना डिप्टी स्पीकर उनके पास रहेगा। जी रजनीश, रोक रही हूँ आपको। इस बीच राहुल गांधी की तस्वीरें आ रही हैं। राहुल गांधी सदन से बाहर आते हुए राहुल गांधी ने एक शुरुआत में भी बड़ी बात कही स्पीकर पद को लेकर, क्योंकि इफ और बट लगाया गया विपक्ष की ओर से। ये कहा गया कि अगर डिप्टी स्पीकर के पद विपक्ष को दिया जाता है तो फिर स्पीकर के पद पर हम आम सहमति बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें अगर मगर जोड़ा गया लेकिन विपक्ष की ओर से, और फिर बात पूरी नहीं हो पाई, सहमति बन नहीं पाई। और अब के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार पद हैं, स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना नामांकन दायर किया है। ये देखिए, ये तस्वीरें आ चुकी हैं। अब कल चुनाव होना है, स्पीकर चुनाव, और ये आज़ाद भारत के इतिहास में भी पहली बार होगा। लोकतंत्र में, लोकसभा में सबसे खास बात यह है कि सदन में ऐसा कभी नहीं हुआ। आम सहमति से ही स्पीकर पद आम सहमति से ही स्पीकर पद चुना जाता है, लेकिन इस बार विपक्ष ने अपनी मांग रखी है। आमोद, मैं आपके पास आ रही हूं। आमोद, विपक्ष ये जानता है कि उसके पास नंबर नहीं है सदन में, लेकिन उसके बावजूद भी ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की गई है स्पीकर पद को लेकर।
निश्चित तौर पे देखिए, जिस दिन से चुनाव का रिजल्ट आया है 4 जून को, उसके बाद से ही विपक्ष के द्वारा एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने पर सरकार के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है। और सरकार जो है बहुमत में होने के बावजूद सरकार को ऐसा लगता है कि हालांकि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ज़रूर नहीं आया था, लेकिन एनडीए को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला था और ये बात जगजाहिर है। लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि चूंकि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है तो उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर कुछ उनके ऊपर दबाव बनाकर अपना काम निकाला जा सकता है। लिहाजा सारे एनडीए घटक दल एक साथ हैं, इसकी भी बार बार कोशिश की जाती है कि सब एक साथ हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने अपने आप को अलग करने की कोशिश की है चुनाव के बाद, और कई और भी दल अलग अलग दिखते हैं। लेकिन एक जो इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट रखकर एनडीए पर कैसे दबाव बनाया जाए, इसकी रणनीति के तहत लगातार विपक्ष काम कर रहा है और उसमें कहीं न कहीं उसको सफलता ज़रूर मिलती है। क्योंकि आज की तारीख में जब कल पार्लियामेंट में मैंने देखा कि जिस तरह से विपक्षी दलों के नेता 3 बेंचों पर एक साथ बैठे थे और हर मुद्दे पर एक दिखने की कोशिश कर रहे थे, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाने की बात हो या हुटिंग की बात हो, पार्लियामेंट के बाहर भी एक साथ दिखने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप को इंटैक्ट दिखाकर अल्टरनेटिव जो राजनीति में अल्टरनेटिव फोर्स देने की कोशिश, दिखाने की कोशिश जो होती है वो करने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है। और बीजेपी इस बात को समझती है कि क्या करना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के लोग, और उसी हिसाब से वो अपना रास्ता भी अख्तियार कर रही है। और कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मैसेज दिया कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, उसके बाद रक्षा मंत्री के द्वारा सारी पार्टियों से चर्चा किया जाता है। खुद उन्होंने बताया कि मिस्टर खरगे से उन्होंने 3 बार बातचीत की और TR बालू से बातचीत की, ममता बनर्जी की पार्टी से बातचीत की,